हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज जो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, जो टेस्ट नंबर है 15 और ये फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब परफेक्शन आईएएस का फुल लेंथ टेस्ट ही आएगा, तो ध्यान रखिएगा। और इससे पहले सेक्शनल टेस्ट चल रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले एडिटोरिया का जुनून टेस्ट सीरीज और आधार टेस्ट सीरीज, जो आधार टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस पे था, वो टोटल कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। जिसमें 17 वीडियो थे। वो प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में है, जिसमें इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। और जुनून टेस्ट सीरीज में 11 टेस्ट हो चुका है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और इसका भी परफेक्शन आईएएस का भी टेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, लगातार मैं अपडेट कर रही हूँ। और खान ग्लोबल स्टडी जो केजीएस है, उसका भी मैं वीडियो अपलोड की हूँ, तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो टेस्ट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें गलत कथन को चुनना था। तो एक का गलत कथन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कथन सही है। जिसमें कृषि आमतौर पर नदी के किनारे की जाती थी, तो ये सही है। एक साथ 2 फसलें उगाने का उदाहरण है, तो ये भी सही है। जो कालीबंगा की खुदाई में आधा तिरछा हल रेखा निशान मिले हैं ना, उसमें ये दर्शाता है कि वे 2 फसल उगाते थे। और तीसरा है, तांबे के हल का इस्तेमाल जमीन की खुदाई के लिए किया जाता था, तो ये तीनों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें आरंभिक वैदिक काल के लोगों को ज्ञात नहीं थी। तो क्या नहीं था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल लोहे के हल का उपयोग। तो आरंभिक जो वैदिक काल में लोहे का उपयोग नहीं जानते थे फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर पूछना था। तो और क्या इसमें सही आंसर यही है सी, जो लोहे के हल के बारे में नहीं जानते थे। जबकि सोने का आभूषण का उपयोग, पत्थर की चरखी का उपयोग और बालों में कंघी की जाती थी और तथा तेल लगाया जाता था, तो ये तीनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि वैदिक काल के लोगों को ज्ञात नहीं था, तो लोहे की हल का उपयोग करना उनको ज्ञात नहीं था। नेक्स्ट है, कई विद्वान मानते हैं कि आर्य मूल रूप से भारत के निवासी थे और वे बाहर से नहीं आए थे। हड़प्पा और वैदिक सभ्यताओं के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं में कई समानताएं हैं। तो क्या क्या है उसमें, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल दोनों में पाई जाती है। तो 3 का आंसर क्या होगा, तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। जिसमें बालों की जुल्फों में सिंदूर का प्रयोग, पीपल की पूजा, प्यासे और कौवे की कहानी और स्वास्तिक का चिन्ह, ये चारों था फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन में रखा गया रामपुरवा बैल मौर्य काल की शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। रामपुरवा बैल जो भारतीय और फारसी कला का मिश्रण है, किससे बना है, तो ये पत्थर से बना हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर है बी, ये पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में एक विशेष क्षेत्र पर महाभारत के समय से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक एक ही राजवंश का शासन था। यह राजवंश असुर नरक से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं, जो महाकाव्य और पुराणों के अनुसार विष्णु और पृथ्वी का पुत्र था। इस राजवंश का पुराणों के अनुसार विष्णु और पृथ्वी का पुत्र था। इस राजवंश को भौम अर्थात भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए उपरोक्त विवरण सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम के लिए कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक जिसे रिहिला, पहले तो ध्यान रखेंगे कि इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है, तो रिहिला नाम है। और कहा जाता है अरबी में लिखी गई है, तो किस में लिखी गई, तो अरबी भाषा में लिखी गई, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीपीय में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्धि और दिलचस्पी विवरण प्रदान करती है। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय में आए थे। और ध्यान रखेंगे कि इब्न बतूता कहाँ से था, तो ये मोरक्को यात्री था फ्रेंड्स। और इब्न बतूता भारत कब आया था, तो इब्न बतूता 1333 में आया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल था, तो ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन भक्ति संत दादू दयाल के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। ठीक है, और अकबर का शासनकाल कब था फ्रेंड्स? तो 1556 से 1605 तक था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वे भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत में से एक है जिन्होंने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा है। एक अवसर पर जब दिल्ली के सुल्तान ने उनसे मिलने की कोशिश की तो जवाब में दिया कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करता है तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ जिस सूफी फकीर की चर्चा की है वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर है सी, जिसमें निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स। निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा रहा है, और उस टाइम कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो ठीक है, तो इनके बारे में निजामुद्दीन औलिया के बारे में बोल रहे हैं। और उसके शिष्य कौन थे? तो उनके शिष्य अमीर खुसरो थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो 7 राजाओं का, 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक में सिख गुरुओं और विभिन्न धर्मों और जातियों के विषय प्रारंभिक और मध्यकालीन संतों के भजन सम्मिलित है। आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो आदि ग्रंथ आंसर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की संकलन किया गया था। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। उन्होंने 1604 में पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ की संकलित किए थे। तो ध्यान रखिए कब हुआ था? 1604 में। गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा। और 1704 ईस्वी में 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूर्ववर्ती गुरु तेज बहादुर के भजनों को आदि ग्रंथ में जोड़ लिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था सी। नेक्स्ट है, भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि शिवालिक या इंडो ब्राह्मण नामक एक विशाल नदी से मियोसीन काल जो 5 से 24 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान हिमालय की पूर्वी अनुदैर्ध्य सीमा को पार किया है। हालांकि समय के साथ इंडो ब्राह्मण नदी सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में विभक्त हो गई है। यह संभवतः किस कारण से हुई है? तो इस 10 का आंसर क्या होगा? तो इस 10 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। इसमें पश्चिम हिमालय में प्लास्टोसीन उथल पुथल के कारण, पोटवार पठार दिल्ली रीच का उत्थान और राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच मालदा खाई के नीचे की ओर खिसकना, ये तीनों है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 का डी। 11 का क्या है? तो भारत में भूकंप जोखिम क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बहुत अधिक क्षति जोखिम वाला क्षेत्र आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन से हो जाएंगे? तो उत्तर पूर्वी राज्य बिहार में भारत नेपाल सीमा पर दरभंगा और अररिया और के उत्तर स्थित क्षेत्र, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमालय प्रदेश, धर्मशाला के आसपास और हिमालय क्षेत्र में कश्मीर घाटी आदि और कच्छ गुजरात में ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो ध्यान रखेंगे। 12 का आंसर है, 12 का क्वेश्चन है कि भारत में गर्मियों के दौरान अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहाँ तक जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त से सभी, जिसमें गोवा, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र सभी से पश्चिमी घाट जाता है फ्रेंड्स। ये मैप है फ्रेंड्स। तो यहाँ से पश्चिमी घाट जाता है, तो इसमें सारे कुछ इंक्लूड हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर हो इसका 13 का डी है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे आम तौर पर मंगोलॉयड जाति के लोग की प्रमुख आबादी पाई जा सकती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर है सी, उत्तर पूर्वी भारत में। तो ध्यान रखेंगे, आंसर इसका सी है। और खासकर कहाँ है? तो खासकर लेपचा, गारो, नागा, खासी, डफला आदि में है। जो कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो इसका पूर्वोत्तर भारत नस्लीय मंगोलॉयड और इसके प्रतिनिधि करते हैं। मंगोलॉयड जाति उत्तर पूर्वी भारत में प्रमुख है। वास्तव में पूर्वोत्तर भारत का मुख्य नस्लीय तत्व मंगोलॉयड है और इसके प्रतिनिधि लेपचा, गारो, नागा, खासी, डफला आदि है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है,
15 नंबर क्वेश्चन कि देसी गाय को निम्नलिखित नस्लों पर विचार करें और नस्ल है और मूल क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा 15 का। तो साहिवाल कहाँ है, तो पंजाब पाकिस्तान में, तो ये सही है। कांकरेज गुजरात में, तो ये भी सही है। थारपाकर कहाँ था, तो राजस्थान में। और अंगोला आंध्र प्रदेश में है, तो ये सभी मेल खाता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी भी स्थान की जलवायु को अनिवार्य रूप से नियंत्रित करती है। 16 का आंसर क्या होगा, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें महाद्वीपीय महासागरीय धाराएं, उच्चवाच लक्षण और ऊंचाई और दबाव, तो सभी है इसमें। तो इसका आंसर था सी। सही उत्तर प्रश्न खोज रहा था। नेक्स्ट है 17 का कि निम्नलिखित में से कौन सा वन ज्वारीय वनों के रूप में जाना जाता है। तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा सी। मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है फिर, तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारण में से कौन से कारण हैं, और इसमें सही उत्तर चुनना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 है, जिसमें उत्तर भारत का समुद्र से दूर होना और पास के हिमालय में बर्फबारी की वजह से होता है फिर। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये पूर्वी चीन सागर से आने वाली ठंडी हवाएं, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बेंगलुरु शहर के सबसे करीब स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो गया ए, सेवराय की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये भी पूछा था 65 में पूछा था कि सहाद्री किस जगह पे है। तो सहाद्री आपको उधर ही है, बेंगलोर साइड में उसको सहाद्री बोल, जो पश्चिमी घाट उसको सहाद्री भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से नेता राष्ट्रीय आंदोलन के स्वदेशी चरण के दौरान उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे, और इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2, जिसमें बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष थे। तो ये जान लीजिएगा कि लाल बाल पाल घोष को उग्रवादी राष्ट्रवाद माना जाता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये चारों को उग्रवादी समझा जाता था, जबकि एमजी रनाडे उदारवादी थे। ठीक है। मदन मोहन मालवीय, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि को उदारवादी नेता माना जाता था, जबकि लाल बाल पाल घोष को गर्म दल का नेता माना जाता था। नेक्स्ट है 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने से पहले गांधी जी और अंबेडकर ने किस पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा। ठीक है। फिर भी पृथक अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की और अंबेडकर की आरक्षित सीटों के साथ अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया था। इसी के कारण क्या हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था, भी ध्यान रखेंगे। पूना पैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था 67 में, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और 67 में एक और क्वेश्चन पूछा था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर स्प्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी जी ने मात्र जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी 1931 में, उसमें ही भाग लिए थे। और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कांग्रेस सिर्फ द्वितीय वाला में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो गांधी इरविन समझौता का एक हिस्सा था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 19वीं सदी को पूर्वार्ध में ब्रिटिश सरकार को संगठित आपराधिक गिरोह ने भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें ठग के नाम से जाना जाता था। ये ठग डकैती और छापेमारी करते थे और अपने देवता को मानव बलि चढ़ाते थे। विलियम हेनरी स्लीमैन, ये ध्यान रखिएगा, ठग प्रथा का अंत किसने किया, तो स्लीमैन किए थे। 1830 में हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन में मिल जाएगा कि ठग प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1830 में। किसने किया, तो स्लीमैन ने किए थे। के दशक में ठगी के दमन के लिए जाना जाता है। ठगों को दबाने के लिए हेनरी स्लीमैन को किसने नियुक्त किया था, तो विलियम बेंटिक, क्योंकि उस टाइम विलियम बेंटिक ही भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ध्यान रखिएगा। और 65 में पूछा था कि किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ है, तो नेतृत्व किसका, तो स्लीमैन का, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है। नियुक्ति विलियम बेंटिक ने किए थे।
23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा क्रांतिकारी नेता पेरिस में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश गया और भारत लौटने के बाद मानिकलता के एक बगीचे में एक धार्मिक स्कूल के साथ साथ एक बम कारखाना भी स्थापित किए हैं। तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर हो जाएगा हेमचंद्र कानूनगो। इनका आंसर है बी। हेमचंद कानूनगो 1906 में हेमचंद कानूनगो का 1906 में हेमचंद कानूनगो सैन्य प्रशिक्षण लेने के लिए पेरिस गए थे। 1908 में भारत लौटने के बाद उन्होंने मानिकतला के एक बगीचे में धार्मिक स्कूल के साथ साथ एक बम फैक्ट्री स्थापित किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मंगल पांडे का वह वीरतापूर्वक कार्य जिसमें उन्होंने जानवरों की चर्बी से बने एनफील्ड राइफल के कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था और अपने ब्रिटिश वरिष्ठ को मार डाला। इसी के साथ ही 1857 के विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। मंगल पांडे किससे संबंधित थे? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक क्वेश्चन पूछा है, फिर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 1857 का विद्रोह का आरंभ पूछा जाए तो मेरठ से हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। PYQ अगर आप करेंगे ना तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछा है कि सही कथन को चुनना है। तो इसका कथन क्या होगा? इसका सही कथन तो यहाँ पे देखते हैं, भारत की पहली कपास मिल 1854 में कलकत्ता में काबसिजी नानाभाई डावर द्वारा शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स ये 1854 में तो किया गया है, काबजी ने ही किए हैं, लेकिन कलकत्ता में नहीं है फ्रेंड्स, ये बम्बई में किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है भारत में पहली जूट मिल 1855 में बॉम्बे में स्थापित हुआ। तो ये भी गलत है, बॉम्बे में नहीं हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो ये दोनों गलत है। जबकि तीसरा है कि भारत में पहला बड़ा इस्पात उद्योग 1907 में टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये सही है। तो इसमें सही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा सही है, जबकि पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही था। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के तुरंत बाद हुए प्रमुख विद्रोहों में से एक नील विद्रोह था। नील विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा नील विद्रोह पश्चिम बंगाल के नदिया से स्टार्ट हुआ था और इसी के नील विद्रोह पर ही दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का बुक का सती चित्रण किए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है कि नील दर्पण इसके लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। और किसके लिए लिखा था? तो नील विद्रोह हुई थी ना बंगाल में, वहाँ उसके लिए लिखा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिटलर की आश्चर्यजनक सफलता और बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन ने इंग्लैंड को समझौता करने के मूड में ला दिया था। सरकार ने युद्ध के प्रयास में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का प्रस्ताव रखा और अगस्त प्रस्ताव का खुलासा किया। कांग्रेस के सामने अगस्त प्रस्ताव किसने रखा था? तो आंसर हो जाएगा 27 का ए, लॉर्ड लिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिथगो, क्योंकि उस टाइम वो वायसराय थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दक्कन क्षेत्र में शुरू की गई रैयतबाड़ी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन सही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें पूछ रहा है कि रैयतबाड़ी प्रणाली के तहत पश्चिमी भाग के रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा। तो ये बिल्कुल सही है। और साहूकार नई राजस्व प्रणाली के मुख्य लाभार्थी के रूप में उभरे थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट है 1929 में हॉटिंग समिति, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, की स्थापना निम्न में से किस रिपोर्ट के देने के लिए की गई थी? तो इसका आंसर है शिक्षा का विकास। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, PYQ में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है और ये कब हुआ था? तो कब इसका स्थापना की गई थी फ्रेंड्स? तो 1927 में। ये तो यहाँ पे 1929 में, तो ये ध्यान रखिएगा, डेट भी ईयर भी। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रीतिलता बहेदार, बीना दास और सुनीता चंदेरी को सबसे ज़्यादा किस लिए याद किया जाता है? तो उनको क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फ्रेंड्स। और ये कब हुआ था? तो 1931 में जो सविनय अवज्ञा हुई थी ना, तो उस टाइम भी ये लोग सक्रिय थे और ये लोग सक्रिय थे फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें BR अम्बेडकर द्वारा उपयुक्त संगठनों या संघों में से किसने स्थापित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन BR अम्बेडकर द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 31 का आंसर है बी, जिसमें केवल 2 हैं। पहला
स्वतंत्र मजदूर पार्टी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो 1923 में हुआ था, और स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 में, ये B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। जबकि अखिल भारतीय ग्रामोदय संघ किनके द्वारा किया गया था, तो ये गांधी जी द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, इसलिए वो गलत हो गया। और स्वतंत्र मजदूर पार्टी भी अनुसूचित जाति संघ भी 1942 में B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 3 उनका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है। और इसमें पूछा था कि कितने सही है, तो 2 सही था। नेक्स्ट है युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1942 में सभी दलों के प्रतिनिधि भारतीय नेताओं के साथ भारत के संविधान पर ब्रिटिश सरकार के मसौदा घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए भारत भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेसी वार्ताकार थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। तो इस पे जवाहरलाल नेहरू नहीं है, तो मौलाना आज़ाद होंगे। तो 2 थे, मौलाना आज़ाद उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस में वार्ता करते थे। तो ये ध्यान दीजिएगा। और 69वीं बीपीएससी में पूछ दिया था कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो इसमें पेरिस लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर हैं। तीनों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनफैक्ट 67 में ही पूछा, 69 में भी पूछा, इससे पहले भी पूछा था, तो अभी एक्स्ट्रा कुछ भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसे कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय नेताओं से कड़े प्रतिरोध और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत में संवैधानिक सुधारों की गुंजाइश की जांच करने के लिए, आंसर बी। और साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था और 1928 में भारत आया था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। और साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय हैं ना, उनको लाठी के डंडा से चोट लग गया था और उनको उसी में उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए किसे नियमित किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें हरा दिया था। तो इसका आंसर है पटाभी सीतारमैया को, तो बी आंसर हो जाएगा इसका सही। लेकिन हारने के बाद जब गांधी जी का मतभेद हो गया था ना, तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसी के पश्चात जब त्रिपुरी संकट और अपने इस्तीफे के बाद बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, और कब, तो 1939 में। नेक्स्ट है, अरब और अफ्रीकी समुदाय के बीच चल रहे गृह युद्ध के कारण खबरों में रहने वाला दारफूर क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है बी, सूडान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय के कारक है, अपक्षय के कारक कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, पानी का दबाव और बिल खोदने वाले जानवर इत्यादि तीनों हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर 1, 2, 3 तीनों होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे गहरी खदान है, और ये तो खदान मपोनेंग गोल्डन माइंस है, और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो इसका दक्षिण अफ्रीका में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1, 2 और 5, जिसमें पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाएं और व्यापारिक हवाएं अस्थाई पवन है, जबकि भूमि और समुद्री हवाएं और मानसून हवाएं ये अस्थाई पवन नहीं है, ये अस्थाई पवन है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 39 का क्या है कि निम्न में से कौन सा निक्षेपण स्थल रूप तब बनाता है जब उच्च स्तरों से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले ढलान वाले मैदान में टूट जाती है। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ पंख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर नितल प्रसारण सिद्धांत का समर्थन करता है, और 40 का आंसर हो जाएगा महासागरीय क्रस्ट चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानें की तुलना में बहुत छोटी होती है, तो ये सही है। और समुद्र तल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली होती है, तो ये भी सही है, इसमें सही ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का जल निकासी बेसिन किन देशों को कवर करता है, तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें इथोपिया, युगांडा, केन्या और सूडान सभी को करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ऊपर बताए गए शहरों में कौन सबसे पूर्व में स्थित है, तो सबसे पूर्व में स्थित 42 का आंसर हो जाएगा बी,
जिसमें यरूशलेम, बेरूत, तरबीज और बगदाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तरबीज सबसे पूर्व में स्थित है। क्योंकि ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे ना, उनका तरबीज में ही वो हो गया था दुर्घटना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया था, तो इसीलिए वो चर्चा में था, इसीलिए पूछ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि भारत में किसी विशेष राज्य का नाम संविधान के प्रावधानों के अनुसार बदलता है तो इस प्रक्रिया में कौन से हितधारक शामिल हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के विधानमंडल और संसद तीनों मिलकर ही किस नाम बदल सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। और अभी केरल का नाम केरलम हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की शुरुआत करना है? तो 44 का आंसर हो जाएगा 99 में, मतलब 1919 में। ठीक है, 1919 में। और जो मार्टेंगू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे, और इसको मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो उच्च न्यायालय की रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका जो उच्च न्यायालय का है ना, तो 226 इसका रीट जारी करने का है। और दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी करता है, तो ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय 32 से रीट जारी करता है, आर्टिकल 32 से, तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। 46 का है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो 46 का आंसर क्या होगा? इसका होगा उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में संदर्भ में है, तो उपाध्यक्ष का कलर करते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति को पत्र नहीं लिखते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो ये गलत हो गया। उसे हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के सभी सदस्यों की बहुमत से पारित करना चाहिए, तो ये सही है, दूसरा का सही है फ्रेंड्स। ठीक है, और वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है, तो ये गलत है। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, दूसरा सही है, बाकी पहला तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 47 का, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन में देख लेते हैं। तो भारत में 27 उच्च न्यायालय है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि 25 ही भारत में उच्च न्यायालय है। और दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो ये भी गलत है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी अपना उच्च न्यायालय है, तो इसमें आंसर सही पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार क्षेत्र और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। भारत के लिए राज सचिव नामक एक नया पद बनाया गया था, जिसे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया था। इस संदर्भ में भारत के लिए पहले राज सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के पहले राज सचिव के रूप में नियुक्त किसे किया गया था फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर है बी, लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, लॉर्ड स्टैनली, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछते भी हैं। और अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसके हिसाब से ही अभी सेट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में वरीयता क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से व्यवस्थित करें, और यहाँ पे वरीयता क्रम देखना है फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री, भारत रत्न अलंकर, पूर्व राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, तो इसमें कौन से वरीयता क्रम में सही उत्तर है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें प्रधानमंत्री, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और लास्ट में भारत रत्न अलंकार धारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम लोग वरीयता क्रम में देख लेते हैं। तो वरीयता क्रम का नवीनतम अधिसूचना कब हुई थी? तो 1979 में जारी किया गया था। इसके अनुसार देख लेते हैं। तो वरीयता क्रम में सबसे फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं, सेकंड नंबर पे उपराष्ट्रपति, थर्ड पे प्रधानमंत्री, 4 पे अपने अपने राज्यों के बीच राज्यों के राज्यपाल, 5 में क्या है? तो 5 में पूर्व राष्ट्रपति, 6 में उप प्रधानमंत्री, 7 में भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, दोनों साथ साथ में, 8 में संघ के कैबिनेट मंत्री, अपने अपने राज्य के भीतर राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। और 9 में भारत रत्न अलंकार धारण जो करते हैं उनको, जो अभी हमें कर्पूरी ठाकुर को मिला है। नेक्स्ट है 10 में क्या है? तो राष्ट्रमंडल देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, और 11 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
तो ये सब होते हैं। और 12 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 11 में आते हैं और 12 में आते हैं और 13 में राज्यसभा के उपसभापति, राज्य के उप मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के लोकसभा सदस्य आदि 13 में आते हैं। तो वरीयता क्रम का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एक एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। पारिवारिक न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो 50 कैंसिल हो जाएगा ए। उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और ये पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 1984 में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संविधान या सदन के नियमों या संसदीय कानूनों में उल्लिखित नहीं है? तो 51 कैंसिल हो जाएगा सी। केवल सचेतक नहीं है, जबकि सदन का नेता और विपक्ष का नेता उल्लिखित है। ठीक है। नेक्स्ट है 52 का कि भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के अलावा संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा अन्य कार्य किए जाते हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, जिसमें भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, जो भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को अनुसमर्थन करना, ये तीनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता भी है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 53 का आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें एक दोनों सही है, सही पूछ रहा है। तो यह वाणिज्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल सही है रिजर्व बैंक। और यह राज्यों और संघीय सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 54 का कि विश्व के ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है? तो विकासशील देशों के पास दुनिया के 70% से अधिक ऋण है। तो ये सही है। और विकासशील देशों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दरें विकसित देशों की तुलना में अधिक है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 55 का कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और 55 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही कथन चुनना है। तो इसका आंसर है बी, जिसमें 1 और 2 सही है। यह उन उधारकर्ताओं से ऋण को त्वरित वसूली की सुविधा प्रदान करता है जिन्हें ऋणदाताओं द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को जमा कर दिया जाता है। और दूसरा में है कि बैंकों और अन्य वित्तीय संसाधनों द्वारा दिए गए असुरक्षित ऋण इस कानून से मुक्त होता है। तो ये दोनों सही था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है 56 का कि किसी अर्थव्यवस्था में एक अधिकार प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है गलत कथन को चुनना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, और इसमें यही देखेंगे कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो इसमें गलत पूछ रहा है। तो कई खरीदार और विक्रेता भाग लेते हैं। तो ये सही है। और उत्पादन एक दूसरे के लिए सही विकल्प है। तो इसमें गलत ये है फ्रेंड्स। और फार्मों का अपने उत्पादन की कीमत पे कुछ नियंत्रण होता है। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो गलत हो गया इसका बी, जिसमें दूसरा गलत है। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है गलत कथन, इसमें भी गलत ही पूछ रहा है। तो 57 का तो आंसर हो जाएगा गलत। यह श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच में बेमेल के कारण होता है। तो ये सही है। और तकनीकी प्रगति संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान कर सकती है। तो ये भी सही है। गलत क्या है? तो गलत इसका बी होगा, जिसमें संरचनात्मक बेरोजगारी आमतौर पर अस्थायी होता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी के अक्सर अस्थायी के बजाय दीर्घकालीन माना जाता है, न कि अस्थायी होता है। तो ये ध्यान रखिए, दीर्घकालीन होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए वो गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। 58 का है क्रिप्टो मुद्राओं के बारे में कथन पर विचार करें। और इसमें गलत कथन पूछना है। ये भी इसमें भी गलत ही पूछ रहा है 58 का।
तो इसका आंसर होगा गलत सी, एक और 3 गलत है जबकि दूसरा सही है। तो क्रिप्टो मुद्राओं के ब्लॉकचेन तकनीक अधिकांश क्रिप्टो मुद्राओं का आधार होता है, तो ये सही है। और पहला में क्या था, तो क्रिप्टो मुद्राएं आमतौर पर केंद्रीकृत होता है और सरकारों का नियंत्रण होता है, तो ये गलत है। क्रिप्टो मुद्राएं आमतौर पर विकेंद्रीकृत होता है, केंद्रीकृत नहीं विकेंद्रीकृत होता है और सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा था कि पारंपरिक मुद्राओं की तुलना में क्रिप्टो मुद्राएं का मूल्य स्थिर होता है, तो गलत है फ्रेंड्स। क्रिप्टो मुद्रा अपने मूल्य अस्थिरता के लिए जाना जाता है, न कि स्थिर होता है, तो अस्थिर होता है, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो गया था। तो एक और 3 गलत था, दूसरा सही था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तेजी के दौर के विपरीत राजकोषीय प्रोत्साहन आमतौर पर मंदी के दौरान अधिक सफल होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर चुनना है 59 का। तो इसका आंसर होगा ए, जिसमें अप्रत्याशित कर कटौती या सरकारी व्यय के बाद प्राप्त अतिरिक्त धन को खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 60 का छाया बैंकिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों का आकलन करें, और यहाँ पे कथन सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो छाया बैंकिंग अनियमित बैंकिंग क्षेत्र की संदर्भित करता है और छाया बैंकिंग यह केंद्रीय बैंक सुविधा तक पहुंच के बिना संचालित होता है, तो ये सही है। 1 और 2 सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जमा प्रमाण पत्र सीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें सही कथन चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें वे अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 62 का देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो 62 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सही कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें केवल एक सही है, जिसमें कौन? तो केंद्र सरकार मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए एक उपकरण के रूप में नियोजित करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में कार्य करता है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सही उत्तर पूछना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के संकेत के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के ऊर्जा संरक्षण भवन ECBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कितनी सही हैं, तो केवल इसमें एक सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन से सही है? तो ये दूसरा सही है। यह विभिन्न भवन घटकों के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानक स्थापित करता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के बारे में था, तो एक से उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 64 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो सही कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान स्थित कोचीन केरल में स्थित है, तो ये सही है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हरियाणा में हिसार में स्थित, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें और कालानुक्रमित क्रम में सजाना है, तो 65 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी, ठीक है। मुंगेर में बकासत आंदोलन का उदय कब हुआ था? तो मुंगेर में बकासत आंदोलन का उदय 1937 से 1938 में हुई थी, 1937 से 1938 में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला एक है बिहार स्वराज पार्टी जो 1923 में, उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, उसके बाद 4 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में, और 3 में मुंगेर में बकासत आंदोलन जो 1937 से 38 में हुआ था, और शाहजहां सरस्वती किए थे फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन बिहार के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो सही कथन 66 का क्या होगा?
तो बिंबिसार बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे, तो ये बिल्कुल सही है। और तिब्बती यात्री धर्मा स्वामी नेपाल राजा गोपाल के दरबार में आए थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। धर्मा स्वामी कब आए थे? तो तिब्बती यात्री धर्मा स्वामी 13वीं शताब्दी में आए थे, तो ये गलत हो गया क्योंकि गोपाल का काल बहुत पहले है, तो इसीलिए वो गलत हो गया। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, पंजी प्रबंधन प्रणाली मैथिली ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय के वंशावली अभिलेखों का व्यापक रखरखाव है। मिथिला के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक ने पंजी प्रबंधन की प्रणाली शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा हरिसेन देव, जो कर्नाट वंश के अंतिम राजा थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरिसेन देव कर्नाट वंश के अंतिम राजा। नेक्स्ट है, मलिक इब्राहिम बयां एक प्रसिद्ध सूफी संत योद्धा थे जो 14वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार पहुंचे और आदिवासी कोल सरदारों को हराया था। मलिक इब्राहिम बयां के मकबरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए। इसका निर्माण नालंदा में तुगलक शैली में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, आज दिल्ली में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो इसमें बहुत अच्छी खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली में ऑलमोस्ट कभी बारिश होती नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 69 का सही कथन कौन सी होगी? तो राफल फिच बिहार आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री थे, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये कब आए थे? तो 1585 से 87 के बीच में आए थे और ये अकबर के समकालीन थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पादरी की हवेली बिहार के सबसे पुराना चर्च है, तो ये भी सही है। और पाटलिपुत्रा के लिए पटना शब्द का प्रयोग पहली बार शेरशाह सूरी ने किया था, तो ये भी सही है। और 1541 में पाटलिपुत्रा को पटना कर दिया गया था और शेरशाह सूरी ने ही किए थे फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका सही होगा आंसर डी, इसमें सभी सही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों में से कौन से हैं? तो सबसे अधिक इसमें पूछ रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और 3 जिले कौन से हैं? तो 70 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें सबसे ज़्यादा शिवहर में, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा में। शिवहर में कितना है फ्रेंड्स? तो 1882, पटना में 1823 और दरभंगा में 1728 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ के है फ्रेंड्स? तो भी देख लेंगे क्योंकि ये भी हो सकता है उस एग्जाम में पूछ ले। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व 3 में है कौन? तो कैमूर में 488, जम्मू में 568 और बांका में 674 है, 674। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद के चरणों में बिहार के राजनीतिक इतिहासकार में बिहार ने पहली बार लागू राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 71 का आंसर है बी। इसमें गलत कथन ही पूछ रहा था, तो बी गलत है क्योंकि देवकांत बरुआ 1968 में बिहार के राज्यपाल थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसने पहली बार 1968 में लगाया गया था, तो 1968 में राष्ट्रपति शासन तो पहली बार लगाया गया था, तो पहला तो सही लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि उस टाइम कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और उसमें मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया था, पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के सबसे उत्तरी अक्षांश विस्तार और जिस जिले से यह गुजरता है उसका सही मिलान कौन सी है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 27, 31, 15 पश्चिम चंपारण से जाता है, ठीक है। 27, 31, 15 पश्चिम चंपारण से है। और दक्षिण में कौन तो है? तो दक्षिण में गया में 24, 20, 10 है जो गया से जाता है। और कैमूर से 83, 19, 50 कैमूर में। और किशनगंज जो पूर्वी में है जो 88 17 40 है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पटना कलम पेंटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। 73 का आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है। इसे फिरका पेंटिंग भी कहा जाता है, तो ये सही है, जबकि पहले में लिखा था कि यह मुगलों और बंगाल के नवाब के शाही संरक्षण में था, तो ये बिल्कुल गलत है। शाही संरक्षण इनको नहीं मिला था, ये स्वतंत्र थे, तो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 में गार्लैंड ट्रेंच के निर्माण का प्रावधान है। इस संदर्भ में गार्लैंड ट्रेंच किससे संबंधित है? तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, जल संचयन से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है बी।
नेक्स्ट है 75 का कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पूर्वोत्तर योजना मुख्य रूप से पूर्वी भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 75 का आंसर है सी, बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन विकास के लिए, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की नीचे उल्लेखित नदियों की बाएं से दाएं सही व्यवस्था है। तो इसका आंसर होगा, सही उत्तर चुनना है। तो बाएं से दाएं कौन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें सबसे पहले सोन है, उसके बाद फल्गु, उसके बाद क्यूल और लास्ट में अजय है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में शुरू की गई बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ योजना ध्यान रखेंगे कि बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना है, तो ये किसके लिए है। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, यह महत्वपूर्ण पर्यटक सर्किटों पर सेवा सुविधा खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है बिहार पृथ्वी दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था। यह वन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्य में बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का सी, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 9 अगस्त को बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 79 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। 78 का सही कथन क्या होगा, 79 का सही कथन क्या होगा। तो 79 का है यहाँ पे कि बिहार में कुल 5 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, 5 नहीं है, इसमें 4 ही है। तो पहला तो गलत हो गया। और ये उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो ये सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो बिहार में 4 जोन है, जिसमें पहला जोन 1 में उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान है, जोन 2 में उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान है, जोन 3A में दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान और जोन 3B में दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही से मेल खाता है। यहाँ पे रोग का है, वह रोग के बारे में है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर क्या होगा, तो 80 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। मलेरिया किसी, तो मलेरिया परजीवी से होता है और टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। तो 1 और 2 सही था, बाकी 3 और 4 गलत है। जिसमें चिकन पॉक्स बैक्टीरिया से नहीं होता है फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स वायरस से होता है। और पेचिस, तो पेचिस वायरस से नहीं होता, ये बैक्टीरिया से होता है। तो दोनों को क्या किया, तो एक्सचेंज कर दिया था, इसीलिए दोनों गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है और इसमें और रोग के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में पूछता है रोग। तो तपेदिक, जो तपेदिक को टीबी कहा जाता है, ये बैक्टीरिया से होता है। और खसरा वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, पोलियो वायरस से, हैजा बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरिया से, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 81 का कि हार्मोन अणु होते हैं जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथ, अधिवृक्क ग्रंथियाँ आदि जैसे अंतरस्रावित ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। मानव शरीर में विभिन्न हार्मोन की अलग अलग भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सेक्स हार्मोन नहीं है। तो सेक्स हार्मोन कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, 81 का। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 3 जो 81 का हो जाएगा आंसर डी। इसमें थायरोक्सिन ये भी नहीं है, एड्रोलिन और इंसुलिन तीनों सेक्स हार्मोन नहीं है। सेक्स हार्मोन कौन होता है, तो पुरुष हार्मोन, या पुरुष हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन होता है। और महिला में क्या होता है, तो महिला में एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन ना 66 बीपीएससी में भी पूछ लिया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन है और अधिवृक्क ग्रंथि में एड्रोलिन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 82 का कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है पक्के आम का पीला रंग किसके कारण होता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा सी, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पक्के आम का रंग पीला हो जाता है।
इसका आंसर था सी। 84 का क्या है, तो लसिका के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही उत्तर चुनना है। तो 84 का आंसर हो जाएगा डी। यह रक्त के प्लाज्मा के समान होता है, यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होती है। और लसिका आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाता है। तो ये तीनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा डी। 85 का है, एक स्वस्थ वयस्क में एक दिन में किडनी द्वारा लगभग कितना रक्त फिल्टर हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा वो पीवाईक्यू में। आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना ऑलमोस्ट पीवाईक्यू में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी। 180 लीटर प्रतिदिन में किडनी द्वारा फिल्टर होता है, तो ध्यान रखिएगा रक्त। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, तो 86 का आंसर है डी, जिसमें एक्जोबैक्टर, नोस्ट्रॉन और राइजोबिनियम तीनों है, तो इसका आंसर था डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां सच्ची जोड़ी का उदाहरण है, तो इसका आंसर 87 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें शलजम, चुकंदर, गाजर और मूली। तो ये क्या है, तो ये सब जड़ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसलिए दोनों इसमें सब एक ही साथ है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस समूह में सच्ची जोड़ी के साथ कौन तो फार्म, बल्ब, कंद, प्रकंद भी शामिल होता है। हालांकि बाद वाले वनस्पति विज्ञान में जड़ नहीं माना जाता, बल्कि ये संशोधित तने हैं। तो ये जो है ना, ये तीनों क्या है, तो चारों जड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यात्मक, इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है कार्यात्मक चुंबकीय अनुदान इमेजिंग FMRI का उपयोग किसकी निगरानी के लिए किया जाता है, तो 88 का आंसर हो गया डी, मस्तिष्क के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और EEG का उपयोग निगरानी किसके लिए किया जाता है, तो ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ये 64th BPSC में पूछा था, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 89 का, कि निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें एक समान वृत्तीय गति को दर्शाता है, तो ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो वृत्त के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह की गति, तो ये सही है। इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, तो ये भी सही है। और एक घड़ी सेकेंड के हाथ की नोक, तो ये भी सही है। गलत क्या है, तो एक ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका गया पिंड ये वृत्तीय गति नहीं करता है फ्रेंड्स, तो इसलिए वो गलत हो गया। तो इसका आंसर हो 1, 2 और 4, इसका आंसर है ए। 90 का है, कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सभी रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, 620 से 750 nm होता है। इंडिगो का कितना होता है, तो 420 से 440, नीला का 450 से 495, और हरा का होता है 495 से 470, पीला का होता है 470 से 590 और नारंगी का 590 से 620 में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चांदनी वास्तव में सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। चांदनी पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंच जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का आंसर हो जाएगा बी, कितने, तो 1.26 सेकेंड में पहुंच जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 92 में एक और पूछा था कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 339 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जो 63 BPSC में पूछा था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पूछा था 91 में पूछा था कि सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुँचता है, तो ये कब पहुँचता है, तो उत्तर में इसका आंसर था 8.3 मिनट में या 499 सेकेंड में पृथ्वी पे पहुंच जाता है, जो 66 BPSC में 65 BPSC में पूछा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1586 का 1587 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी, उन्हें महान आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चर्चा भी किए थे, तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, गैलीलियो द्वारा लिखा गया था। तो गैलीलियो का पुस्तक कौन सा है, तो द लिटिल बैलेंस, और कब लिखा गया है, तो 1586 में, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 93 का, और इसमें सही कथन नहीं है ये पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आंसर करेंगे। तो इसमें सही कथन नहीं है, तो पहला क्या था, तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा गलत है फ्रेंड्स, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, शहनाई की ध्वनि को सभी दिशाओं में
फुलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया। तो ये गलत है फ्रेंड्स, एक विशेष दिशा में नहीं, वो हर जगह पे फैल ही जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत बल्ब के लिए सही है। तो इसमें 94 का आंसर क्या होगा। तो 94 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी जिसमें विद्युत ताप का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये सही है। बल्बों को फिलामेंट के जीवन को लंबा करने के लिए नाइट्रोजन गैस से भरा हो जाता है। तो ये भी सही है। बल्बों को आर्गन गैस से भरा जाता है ताकि फिलामेंट को ऊष्मीय रूप से अलग किया जा सके। तो तीनों सही था, इसका आंसर है डी। 95 का है कि अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रतिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो 95 का आंसर हो जाएगा ए, द्विविस्थापन प्रक्रिया। नेक्स्ट है 96 का कि यदि किसी विशेष स्थान पे तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पे उसी स्थान का तापमान क्या होगा। तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, 77 फ़ारेनहाइट। इसमें एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये मैं बता देती हूँ। तो सेल्सियस जो डिग्री से मापने पर व्यक्त तापमान को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या होता है। तो ए फिजिकल टू 9/5 इंटू सेल्सियस डिग्री में, और कि हॉल का 32 होता है। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, आप ये एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको दिला देगा। ठीक है, 32 प्लस 32। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है, जिसमें 66 बीपीएससी में 66 बीपीएससी में 65 में पूछा है, 64 में भी पूछा है, और 67 में भी आई थिंक पूछा है। तो ये पूछता है, ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला याद रखेंगे। तो इस पर अगर डिग्री पूछेगा तो डिग्री में इसको इधर कर लेंगे, तो डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों फार्मूला आप अच्छे से कर लेंगे, याद रखेंगे फ्रेंड्स। एग्जाम में पूछता है, 1 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है ट्रक और बस से पेट्रोल की जगह डीजल का उपयोग क्यों करते हैं। तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, डीजल पेट्रोल की तुलना में धीमी गति से जलता है और अधिक ऊर्जा देता है। 98 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 98 का सही कथन कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। गैस के अणु कमरे के तापमान पर अनियमित रूप से चलते हैं और तापमान में वृद्धि के साथ गैस की अणुओं की गति बढ़ जाती है। तो ये दोनों सही था, तो इसका आंसर है सी। 99 का है ग्राफीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यह विद्युत धारा का इंसुलेटर होता है, ये गलत है। जबकि इसे ग्रेफाइट परत से निकाला जाता है, तो ये सही है। 6 कार्बन परमाणु एक बंधन षष्टिकोणीय वलय बनाते हैं, तो ये भी सही है। इसमें सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होता है। तो ये तीनों सही था, और गलत इसमें पूछ रहा है, तो गलत इसमें डी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी क्रमशः द्रव अवस्था में अधातु और धातु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ए, ब्रोमीन और पारा। ब्रोमीन और पारा अधातु, मतलब ब्रोमीन क्या है तो अधातु है, और पारा धातु है जो कमरे के तापमान पे दोनों लिक्विड होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिजों और अयस्कों के लिए सही नहीं है। तो 101 का आंसर हो जाएगा ए, सभी खनिज अयस्क है। तो ये सही नहीं है, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं है, सभी अयस्क खनिज नहीं है, और कुछ अयस्क खनिज है। तो ये सही है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर था ए। नेक्स्ट है 102 का कि एलसीडी स्क्रीन वर्तमान समय में एक आम घरेलू चीज़ बन गई है। अगर हम एलसीडी स्क्रीन के रसायन विज्ञान के बारे में बात करें तो एलसीडी स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। तो 102 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें तीनों है, जिसमें सिलिका डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड तीनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 103 का कि क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर रासायनिक पदार्थों के मिश्रण को उसके अलग अलग घटकों में अलग अलग करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में क्रोमैटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका 103 का आंसर हो जाएगा डी। दवाओं के नमूने की पहचान करना, खाद्य नमूने के पोषण मूल्य का निर्धारण करना, और रक्त और मूत्र के नमूने की तुलना करना। तो ये तीनों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 104 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा।
तो इसमें है कि 104 का आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर होगा सी, जिसमें हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों ही परमाणु हथियार है, तो ये सही है। और हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन और संलयन के संयोजक से संचालित होते, तो ये भी सही है। परमाणु बम पूरी तरह से परमाणु संलयन द्वारा संचालित होते, तो ये गलत है फ्रेंड्स, संलयन नहीं होता, यहाँ पे विस्फोटक होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, संलयन से नहीं होता है। तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा गलत है। और ये परमाणु बम पूरी तरह से परमाणु विखंडन यानी परमाणु के विखंडन से संचालित होता है, न कि संलयन से, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक दिन में, ये अब हमारा क्या है कि ये ना मैथ और रीजनिंग है फ्रेंड्स, तो इसको हम स्किप करते हैं। ये मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगी इसका PDF, तो आप वहाँ पर से मैथ बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, और 10 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, तो आप बहुत इजी रहता है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही कथन को चुनना है 115 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, जिसमें यह एक ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना है और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो ये सही है, दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब ये करंट अफेयर टाइप का है, करंट अफेयर ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 116 का कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम हाल ही में सुर्खियों में रहा है, इससे निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नारी शक्ति बंधन अभियान के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगी। नेक्स्ट है 18 से 22 सितंबर 2023 तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया है, इस संदर्भ में गलत कथन का चयन करें, तो इसमें गलत कथन क्या है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 95 विशेष सत्रों के प्रावधान का प्रावधान करता है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 85 करता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, न कि 95। और नेक्स्ट है कि संविधान में इस शब्द को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया, तो ये भी सही है। केंद्र सरकार को सत्र बुलाने का अधिकार है, तो ये भी सही है। और यह सत्र GST को लागू करने के लिए भी आयोजित किया गया था, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रिनिटी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शामिल नहीं किए गए हैं, तो 118 का आंसर हो जाएगा सी, PM पोषण नहीं किया गया, जबकि क्रेडिट डिस्पेंसन PM जनधन योजना और मनरेगा आदि महिलाओं के लिए भी है, लेकिन PM पोषण महिलाओं के लिए नहीं किया गया है स्पेशल। नेक्स्ट है यहाँ पे समाचार शब्द और संबंधित क्षेत्र है, तो इसके बारे में देख लेते हैं 19 का, तो 19 का आंसर हो जाएगा मिलान करना है, तो इसका आंसर है ए, ठीक है, जिसमें बीमा सुगम पॉलिसी धारक के लिए बीमा अनुबंधों का प्रबंधन करने के लिए एकल मंच है। उसके बाद यूपीएजी क्या है, तो यह कृषि से संबंधित आंकड़ों के बनाने के लिए मंच है। उसके बाद बिंड WINDS बिंड क्या है, तो बिंड कृषि के लिए मौसम डेटा विश्लेषण पोर्टल। और एग्री की गाय क्या है, तो किसानों और हितधारकों और ग्राहकों को एकीकृत लाभ के लिए रोड मैप तैयार करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें विचार करना है, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें सही उत्तर को चुनना है, तो 120 का आंसर हो जाएगा सी, ये 2 और 3 सही है, जिसमें विजन मंत्र सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ये विजन मंत्र है। और इस पहल का उद्देश्य सीमाओं के पार ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ना है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। और यह विचार 2022 में नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, 2022 में नहीं, ये 2018 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है G20 विश्व नेताओं को भारतीय विरासत उपहारों के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार करें, तो 121 का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदरी कर्नाटक का दिया गया था, गोंड मध्य प्रदेश और डोंगरा तेलंगाना का है, तो तीनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा डी, सही सुमिलित है, सभी उपयुक्त में से सभी सुमिलित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पशु को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु टैग प्राप्त हुआ है, तो 122 का आंसर हो जाएगा डी, मिथुन को, ठीक है। नेक्स्ट है डेरना शहर निम्नलिखित में से किस कारण से लंबे समय से चर्चा में है, तो 123 का आंसर हो जाएगा डी, बांध टूटना और उसके कारण बाढ़ आने की वजह से डेरना शहर चर्चा में है, तो ये ध्यान रखिएगा 123 का।
और ये लीबिया में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य जो वोट देने या सदन में एक निश्चित तरीके से बोलने के लिए रिश्वत लेते हैं उन्हें अभियोजन से छूट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय को खारिज करते हुए एक ऐतिहासिक आदेश में कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीबी नरसिम्हा राव केस बनाम राज्य। इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछा सही कथन को चुनना है। 125 का सही कथन कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही कथन नहीं है, जिसमें ओजोन छिद्र आर्कटिक क्षेत्र में एक ऐसा छिद्र है जिसमें ओजोन मौजूद नहीं है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और यह सतह के गर्म होने और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख योगदान करता है। तो ये भी गलत है, तो दोनों गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने लंदन, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ निम्नलिखित में से किस महापुरुष के बाघ नख को वापस लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? तो 126 का आंसर हो जाएगा ए, छत्रपति शिवाजी। और ये आ भी गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गुजरात में ढोरडो नामक एक गांव को हाल ही में निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो 127 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ढोरडो गुजरात के कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव है। यह गांव हर साल 3 महीने की उत्सव त्योहार तक चलने वाला रण के मैदान में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन UNWTO द्वारा 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन। तो इसका आंसर है टी। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखा गया नाम 200 निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो 128 का आंसर हो जाएगा डी, भारत श्रीलंका संबंध को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और कई अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को लाल रंग से रोशन किया गया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, डिलेक्सिया को, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोडॉलर शब्द तेल निर्यातक देश द्वारा तेल की बिक्री के माध्यम से अर्जित अमेरिकी डॉलर को संदर्भित करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से किस देश ने USA के साथ अपने पेट्रोडॉलर सौदे को समाप्त कर दिया है? तो इसका 131 का आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री होसैम अमीर बदोगलाहियान की मौत हो गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद मुखबर को, ठीक है। नेक्स्ट 132 का निम्नलिखित अरबपतियों एलन मस्क अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में AI द्वारा निर्मित एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें विश्व के नेताओं और तकनीकी हस्तियों को भविष्य के फैशन परिधानों में दिखाया गया है। इस संदर्भ में वीडियो में नेताओं की पहचान करें तो ये ना वायरल भी हो गया था। तो ध्यान रखिएगा 132 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी थे, सदन की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी थी, एप्पल के CEO टिम कुक और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। 33 का आंसर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनना है। तो सही में क्या होगा फ्रेंड्स? 133 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है, जिसमें हमास की स्थापना अहमद यासीन ने किए थे और मजलिस अल शूरा हमास की शासी निकाय है। तो दोनों सही है। हमास एक इजरायली आतंकवादी समूह है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। हमास एक फिलिस्तीन सुन्नी इस्लामीवादी राजनीतिक और सैन्य आंदोलन जो 2007 में इजराइल के कब्जे वाले गाजा पट्टी के हिस्से पर शासन कर रहा है, ठीक है, न कि इजराइल का है, ये फिलीपींस है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? तो 133 का आंसर था बी, 2 और 3 सही था। नेक्स्ट राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ANTA को हाल ही में नीट यूजी और UGC नेट जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं को संचालन में अनियमितताओं के आरोप का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे ANTA का नया महानिदेशक नियुक्त किए हैं? तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये करेंट ही है सब। तो 134 का आंसर हो जाएगा ए, प्रदीप सिंह खरोला को, ठीक है।
अभी दिल्ली में बारिश हो रही है, बहुत धनाका भी बज रहा है, अभी आपने आपने सुना भी होगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी कैजुअल हो जाती। नेक्स्ट है 35 का कि लोकसभा की आचार समिति ने प्रश्न के लिए नकद के आरोप पर महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। वह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, तृणमूल कांग्रेस से। नेक्स्ट है हाल ही में फिल्मों और संबंधित निर्देशकों के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों का पर विचार करें। तो इस 36 का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आंसर डी, सभी सही है, सभी गलत सुमेलित को खोजना था, तो इसमें आंसर है डी, सभी गलत है। 12वीं फेल नागा अश्विन का है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये विधु विनोद चोपड़ा का था, 12वीं फेल। महाराजा विधु विनोद चोपड़ा का है, तो ये भी गलत है, तो ध्यान रखिएगा। और महाराजा नीलिथिन द्वारा निर्देशित किया गया है, और कल की नीलिथिन स्वामी द्वारा है, तो कल की नागा अश्विन द्वारा है। तो इसमें क्या ना, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया, इसलिए तीनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सनराइज टेक्नोलॉजी श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर क्या होगा 137 का? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से सभी सही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन और 3D प्रिंटिंग, ये सभी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में डिजिटल डॉक्स पहल शुरू किया गया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सीएम नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें लघु उद्यमी योजना है बिहार का, उसमें 2 लाख रुपए वित्तीय प्रदान सहायता दी जाएगी, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 140 का कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार दिया गया है? तो 140 का आंसर हो जाएगा ए, चंडीगढ़ को, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर 2024 के लिए सैन्य शक्ति रैंकिंग दुनिया भर में सैनिक क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है, इस संदर्भ में भारतीय की स्थिति का पहचान करें। तो 141 का आंसर हो गया बी, इसमें चौथे स्थान पे फायर पावर इंडेक्स में हमारा स्थान है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसमें अमेरिका के बाद रूस, चीन और भारत है, सबसे ज़्यादा अमेरिका है, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत है, और उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन की सूची मिलान करना है, और यहाँ पे श्रेणी है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 विजेता और श्रेणी है, तो इस पर मिलान कर लेते हैं फ्रेंड्स। 69 में ना आपको क्या पूछा था कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो ओपन खिलाड़ी होते हैं उसमें कौन से कप दिए जाते हैं, तो ऐसा पूछ लिया था, तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसा भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें जैनिक सिनर क्या है? तो जैनिक सिनर पुरुष एकल में, आर्या सबलेंकर तो ये महिला एकल में, हसी सुबेई महिला युगल है, और रोपन भोपन्ना पुरुष युगल में है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में था। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक ने हाल ही में समान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख उद्देश्य को पूरा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 143 का सी, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी को विशेष लाभ मिलेगा इससे। नेक्स्ट है बड़ौदा सन हाल ही में खबरों में आया एक शब्द है, यह निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? तो 144 का आंसर हो जाएगा ए, बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगो पर सूर्य को दर्शाया, बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगो जो था ना उसमें सूर्य को दर्शाता है बड़ौदा सन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में चहक कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 145 का आंसर हो जाएगा सी, यह बच्चों की में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक शैक्षणिक पहल है, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है 146 की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? तो इसका 146 का आंसर हो जाएगा ए, यह राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनकी सम्मानजनक क्षमता
में निष्पादित कार्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा करता है। आंसर हो जाएगा इसका ए। इसका अनुच्छेद याद रखेंगे 361 है। नेक्स्ट है गोबरा और कुसमुंडा खदान कहाँ स्थित है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में। गोबरा और कुसमुंडा खदान छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है 48 का कि बिहार में मिट्टी की विशेषता, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है। इस संदर्भ में पहचाने की निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में, उत्तर पूर्व में ज़्यादा होता है। फिर ध्यान रखिएगा, जो किशनगंज में ज़्यादा होता है उत्तर पूर्व क्षेत्र में वही आता है। इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है मानसून विच्छेद एक ऐसी घटना है जो मानसून के मौसम में आमतौर पर देखी जाती है। मानसून विच्छेद का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, इससे फलों पर सूखे का दबाव पड़ जाता है। ठीक है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित ध्रुव दल का सेनापति कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आंसर बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 15। और नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट टेस्ट 16 का मैं करवा दूंगी फ्रेंड्स। इसी तरीके से मैंने पूरा एडुटेरिया का, परफेक्शन आईएएस का और खान सर का, केजीएस का और परम आईएएस का मैं टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करवा रही हूँ। इम्तिहान का भी है फ्रेंड्स, तो भी आप देख लीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।